हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चौथा पार्ट में पॉलिटी का राज्य व्यवस्था, संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध। इसके पहले मैं 11 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज 12वां चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें आज है भारत में राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं। लिखित संविधान, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा आपका उच्च सदन में राज्यों को प्रतिनिधित्व। विश्व में संघीय शासन के प्रमुख रूप क्या क्या हैं? पहला इसमें परंपरागत संघवाद, यह अमेरिका संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। दूसरा है सहकारी संघवाद, यह भारत और कनाडा में पाया जाता है। तीसरा है परिसंघात्मक संघवाद, यह यूएसएसआर में पाया जाता है। चौथा है सहवर्ती संघवाद, इसमें शक्तियों का विभाजन नित्य जाति के आधार पर होता है और अल्पसंख्यकों के पास निषेधाधिकार शक्ति होती है। उदाहरण के लिए बेल्जियम में पाए जाने वाले संघवाद एक सहवर्ती संघवाद है। इसके बाद आता है विधायी संबंध। एक किस आर्टिकल में है तो 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक है। केंद्र और राज्य का क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है? तो संसद और राज्य विधानमंडल अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भारतीय नागरिक और विश्व के किसी भी भाग में उनकी संपत्ति के संबंध में केवल संसद के द्वारा संसद के क्षेत्राधिकार में कुछ संवैधानिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तीसरा है 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की शांति, उन्नति और सुशासन के संबंध में राष्ट्रपति नियम बना सकता है। इसी प्रकार बनाए गए नियम संघवाद के या संसद के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य माने जाएंगे। राष्ट्रपति ऐसे नियमों के माध्यम से इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम को संशोधित या समाप्त भी कर सकता है। राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह संसद के किसी अधिनियम को सूचित क्षेत्रों में लागू न करे या उससे कुछ संशोधनों के साथ लागू करे। असम के राज्यपाल जैसे को यह शक्ति है कि वह संसद के अधिनियमों को असम के जनजातीय क्षेत्रों, स्वायत्त जिलों में लागू न करे या कुछ संशोधनों को अपवादों के साथ लागू करे। जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में ऐसी ही शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके बाद आता है आपका विधायी विषयों का वितरण क्या क्या। जैसे केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं। जो केंद्रीय सूची है इसमें 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में 61 विषय हैं और उसके बाद समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद आता है आपका एक साइड है आपका देश और अधिनियम और दूसरी साइड आपका अवशिष्ट शक्तियां। तो पहला इसमें जो है 1935 का अधिनियम, गवर्नर और जनरल। वर्तमान में भारत में संसद, कनाडा केंद्र और यूएसए राज्यों का। इसके बाद आपका था किसके द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। तो 3 सूची बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय एवं राज्य कानून पर प्रभाव या प्रभावी होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दी है तो राज्य का ऐसा कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी होगा। उसके बाद आपका आता है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। जब राज्य सभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो अनुच्छेद 249 राष्ट्र के आवश्यक मामले, इस तरह के प्रस्ताव को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले
सदस्यों को 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा। यह राज्य विधानमंडल को समान विषय पर कानून बनाने से रोकने वाली नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति शासन के दौरान किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 356 उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी ऐसे कानून प्रभावी रहते हैं। हालांकि इन कानूनों को नए राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्देशित, संशोधित या पुनः लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 में क्या था, राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति संसद द्वारा अधिगृहित कर ली जाती है। राज्य विधानमंडल भी उस विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन संसद का कानून प्रभावी होता है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था बनी रहती है। राज्यों के अनुरोध पर जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इस संबंध में प्रस्ताव पारित करे तो यह कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन राज्यों ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे कानून को संसद द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है या निरस्त कर दिया सकता है, राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं। उदाहरण में जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जल अधिनियम 1974। अंतर्राष्ट्रीय समझौते का लागू किया जाना, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौतों को लागू कराने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जैसे जेनेवा समझौता अधिनियम 1960 या ट्रिप्स। राज्य विधानमंडल केंद्र का नियंत्रण क्या क्या है, तो राज्यपाल का विधायिका द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर विशेष वीटो प्राप्त है। राज्य सूची के कुछ विषय पर यह विधेयक केवल राष्ट्रपति की ही पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे व्यापार और वाणिज्य का स्वतंत्रता को प्रतिबंध करने से संबंधित विधेयक आर्टिकल 301 में है। उसके बाद आता है आपका वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति आरक्षित कर सकता है। इसके बाद आपका आता है प्रशासनिक संबंध, किस आर्टिकल में है, 256 से लेकर 263 आर्टिकल के बीच में है। क्या, प्रशासनिक संबंध। कार्यकारी शक्तियों का वितरण में विधायी शक्तियां के अनुरूप समवर्ती सूची में संसदीय कानूनी राज्य कानून पर प्रभावी होगा। उसके बाद अपवाद आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति होगी। हालांकि समवर्ती सूची पर बने कानून राज्यों द्वारा लागू किए जाते हैं। राज्यों को केंद्र के निर्देश में किस आर्टिकल में है, 257 केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, राज्य की कार्यकारी शक्ति पर संवैधानिक प्रतिबंध है। आर्टिकल 256 प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्यों की कार्यकारी शक्ति पर 2 प्रतिबंध, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में, तो 312 में। संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं को गठन शक्ति देता है। अखिल भारतीय सेवा पर केंद्र और राज्यों दोनों का नियंत्रण होता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार और तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, दोहरी राजनीतिक व्यवस्था केंद्र और राज्य का है। और न्यायिक प्रशासन में दोहरी व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है।
संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जैसे महाराष्ट्र में, गोवा के लिए, पंजाब और हरियाणा के लिए। आपातकाल की अवधि में राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में? तो 352। आपातकाल तीन प्रकार का है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय शासन, एक वित्तीय आपात। तो केंद्र किसी भी मामले में राज्यों को निर्देश कर सकती है। इस प्रकार राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण या नियंत्रणाधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शासन 356 में राज्य सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती है और राष्ट्रपति राज्यपाल किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से उनका संचालन करता है। उसके बाद आता है आपका वित्तीय का आपातकाल, तीन ठे होता है। वित्तीय आपातकाल जो 360 है, केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। इसके अन्य प्रावधान क्या क्या है? आर्टिकल 355 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करते हैं। उसके बाद आता है आपका राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल द्वारा नियुक्त और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संविधानोत्तर युक्तियां नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषद या उत्तर पूर्व परिषद। उसके आता है आपका वित्तीय संबंध, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 268 से 293 आर्टिकल के बीच में है। अब 265 आर्टिकल में क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। कोई कर विधि के प्राधिकरण से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कार्यकारी आदेश द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। समेकित निधि आर्टिकल 266 भारत और राज्यों के लिए समेकित निधि सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृति ऋणों पर प्राप्त ब्याज समेकित निधि में जमा होते हैं। कुछ अपवादों के अतिरिक्त सरकार के सभी व्यय भी इसी निधि से किए जाते हैं। बिना संसद के अनुमति के इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है आकस्मिक निधि आर्टिकल 267। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई निधि। इसके लिए संसद ने भारत की आकस्मिक निधि 1950 को अधिनियमित किया है। यह भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव आर्थिक मामले के विभाग के नियंत्रण में होती है और इसे कार्यकारी कार्यवाही द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है कराधान शक्तियों का आवंटन क्या है? संविधान में कराधान की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच कराधान को लेकर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है। इस प्रावधान के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाया गया है। उसके बाद आपका आता है समवर्ती सूची में कोई कर विशिष्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में कर कानून के संबंध में कोई समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। 216 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी के संबंध में लाए गए विशेष प्रावधान इसका अपवाद है। इस संशोधन ने जीएसटी को नियंत्रण करने वाले कानूनों को बनाने के संदर्भ में संसद और राज्य विधानसभाओं को समवर्ती शक्ति प्रदान की गई है। विधिक अनुदान क्या है? तो राज्यों की सहायतार्थ अनुदान आर्टिकल 275 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों
की आवश्यकता होने पर अनुदान उपलब्ध कराए। हालांकि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। अनुदान की यह राशि भारत के समेकित निधि पर भारित होता है। संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विषय या विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। इसमें असम राज्य भी शामिल है। आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान वित्त आयोग अनुशंसा के अनुरूप होता है। इसके बाद है विवेकाधीन अनुदान। आर्टिकल 282 केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान आवंटन का अधिकार देता है, भले ही यह उनके संबंधित विधायिका या विधायी क्षमता के भीतर न हो। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंद्र इसके लिए बाध्य नहीं है। यह पूर्णतः या उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। यह अनुदान राज्यों को योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और राज्यों में राष्ट्रीय योजनाओं को प्रभावी करने, राज्य की कार्यकारी प्रभावित करने और समन्वय बनाए रखने में केंद्र की मदद करते हैं। अन्य अनुदान क्या है? तो संविधान ने एक तीसरे प्रकार के अनुदान की भी व्यवस्था की है, लेकिन अल्प अवधि के लिए। असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान का प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान भारत या प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। यह अनुदान भारत की समेकित निधि पर भारित होते थे और वित्त आयोग की अनुशंसा पर उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद आपका आता है राज्यों के हितों का संरक्षण। निम्नलिखित विधेयकों को केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला इसमें क्या है? वे विधेयक जो किसी भी कर या शुल्क को लागू करते हैं या बदलते हैं जिसमें राज्यों के हित प्रभावित होते हैं। दूसरा है ऐसे विधेयक जो कृषि आय की अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन करते हो। तीसरा है ऐसे विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों में परिवर्तन करते हैं। चौथा है ऐसे विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करते हैं। इसके बाद आपका आता है केंद्र और राज्यों के द्वारा ऋण। केंद्र संसद द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर समेकित निधि की गारंटी पर ऋण ले सकती है। भारत के बाहर से संसद राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या राज्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए गारंटी दे सकती है। राज्य क्या है? तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकते हैं यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर राज्य की संचित निधि की गारंटी पर ऋण लिया जा सकता है। भारत में भारत के बाहर नहीं। संघ की परिसंपत्तियों को राज्य की कर छूट। आर्टिकल 285 केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि को राज्य या राज्य के किसी प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है, लेकिन संसद यह प्रतिबंध हटा सकती है। संपत्ति का उपयोग संप्रभु जैसे सशस्त्र सेनाएं या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निगमित नियमों का कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से उन्मुक्त प्राप्त नहीं होती है। इनका पृथक विधिक अस्तित्व होता है। राज्य की परिसंपत्तियों को केंद्रीय
कर से छूट आर्टिकल 289 में है। राज्यों की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। इसके बाद आपका आता है केंद्रीय संसद की अनुमति से केंद्र राज्य की वाणिज्यिक आय कर लगा सकता है। राज्य में स्थित स्थानीय सेवाओं की परिसंपत्ति और आय केंद्रीय कर से उन्मुक्त नहीं होती है। इसी प्रकार राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की परिसंपत्ति एवं आय पर केंद्र कर लगा सकती है। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता के तहत सलाह दी थी कि केंद्र राज्य द्वारा आयातित या निर्धारित वस्तुओं पर कर लगा सकता है। वह राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सम्मान या सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। इसके बाद आपका आता है आपातकाल के प्रभाव क्या क्या रहे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को होने वाली वित्तीय वितरण को कम कर सकता है या समाप्त कर सकता है। कर वितरण और अनुदान दोनों ऐसे परिवर्तन आपातकाल की समाप्ति वाले वित्तीय वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करना, राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के कार्मिकों के वेतन और भत्तों को कटौती करना, सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित प्रमुख समितियां क्या है। केंद्र एक साइड आपका राज्य। सरकारी आयोग 1983, इसमें राजमन्नार समिति मतलब तमिलनाडु 1969। इसके बाद आता है पुच्छी आयोग 2007 में। राज्यों में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल पंजाब 1973 में। प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र द्वारा था, राज्य में नहीं। आर्टिकल एक साइड है आपका कर का अध्यारोपण, संग्रहण, विनियोजन और विभिन्न कर मतलब कर राजस्व का वितरण। आर्टिकल 268 में केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा शेयरों, चेकों और प्रॉमिसरी नोट, बीमा आदि के अंतरण पर लगाने वाले स्टाफ शुल्क। 269 और 270 केंद्र द्वारा है इसमें और राज्य के। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कर, केंद्रीय सूची के विषयों पर लगाए गए कर, आयकर, कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर, अतिरिक्त कर आदि। 271 केंद्र द्वारा आर्टिकल 268, 269 और 270 के तहत करों का अधिकार है, यानी इसमें नहीं है राज्य में। तो बिक्री कर, एल्कोहल, स्वापक पदार्थ, उत्पाद शुल्क, चुंगी कर, वित्तीय कर प्रतिवर्ष अधिकतम 2500 रुपये संविधान द्वारा लगाई गई सीमा शुल्क है। इसमें क्या है आपका कोई आर्टिकल के तहत नहीं रखा गया है, एक नियम बना के रख दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर है अंतर्राज्यीय संबंध। लेसन 13 है ये। इसमें है आपका भारतीय सहकारी संघवाद के समक्ष एक बड़ा अंतर्राज्यीय विवाद है। इन विवादों का कारण राज्यों के मध्य आपसी टकराव है, जिसमें क्षेत्रवाद की भावना उग्र हुई है, जिस कारण राष्ट्रीय निर्माण की समस्या उत्पन्न हुई। राज्यों के मध्य विवाद दो प्रकार के हैं। पहला है नदी जल विवाद और दूसरा है सीमा विवाद। किसके बीच? राज्यों के बीच। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है आर्टिकल 362 के तहत आता है। अंतर्राज्यीय जो परिषद है 263 आर्टिकल के बीच आता है। तो सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्याय
सब प्रक्रियाएं क्या है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य आर्टिकल 301 से 307। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर संसद कानून बनाकर निर्णय कर सकती है। अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद में न ही उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन के अंतर्गत संसद ने 2 कानून बनाए हैं। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। इसके तहत अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास हेतु नदी जल बोर्डों का गठन किया गया है। नदी बोर्ड का गठन संबंधित राज्यों के आग्रह पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु किया जाता है। नदी जल बोर्ड की स्थापना राज्य की राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जा सकती है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 256। संघ और राज्य, संघ या केंद्र के अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णयन के लिए एक अस्थायी अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी है। कोई न्यायालय ऐसे विवादों पर अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है। वर्ष 2022 तक केंद्र सरकार 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है, जो तालिका में इस प्रकार है। अब तक स्थापित ट्रिब्यूनल, एक साइड आपका नाम है, वर्ष और संबंध राज्य। जैसे तीसरा जल विवाद 1969 में किसके बीच था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। गोदावरी जल विवाद 1969 में भी हुआ था। मध्य प्रदेश में उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र 5 राज्यों के बीच ये विवाद है। नर्मदा जल विवाद 1969 राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद आता है रावी और ब्यास जल विवाद 1986 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। कावेरी जल विवाद 1990 में हुआ था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच। द्वितीय तीसरा जल विवाद हुआ था 2004 में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। फिर उसके बाद आता है आपका वंशधारा जल विवाद 2010 में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। महादायी जल विवाद कब हुआ था, 2010 में गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 आर्टिकल के तहत है। उसका उद्देश्य क्या है, तो राज्यों और केंद्र के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। स्थिति क्या थी, तो अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक निकाय है गठन। सरकारी आयोग अंतर्राज्यीय संबंध पर की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1990 में पहली बार राष्ट्रपति के आदेश के तहत गृह मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया हुआ है। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, तो राष्ट्रपति ऐसी परिषद का गठन कर सकता है तथा अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित कर सकता है। कार्य में अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और इन पर सलाह देना अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संपूरक है। उन विषयों की जांच करना, उन पर चर्चा करना जिसमें राज्यों या केंद्र और राज्यों का एक समान हित है। नीति और इसके क्रियान्वयन के तहत या बेहतर समन्वय हेतु संस्तुति करना। निर्णय के साथ इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। यह विशुद्ध रूप से सलाहकारी निकाय है। संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में सभी
राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जहां विधानसभाएं नहीं है, राष्ट्रपति, शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वायत्त प्रभार और अंतर्राज्यीय परिषद के अस्थायी स्वामित्व सदस्य होते हैं। मीटिंग क्या है? तो परिषद एक वर्ष में कम से कम 3 बार मिल सकती है। समाधान पर विचार सर्वसम्मति से तय किए जाते हैं। आर्टिकल 263 में यह स्पष्ट करता है कि संविधान ने राज्य एवं संघ के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद को अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं बनाया। संविधान के अनुच्छेद 263 के प्रावधानों को अगस्त 1962 में पहली बार लागू किया गया था, जब राष्ट्रपति ने यह अधिसूचना के माध्यम से स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर विस्तृत नीति बनाने पर विचार किया गया था। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित परिषदों का गठन किया जा चुका है। पहला इसमें है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, दूसरा आपका है केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, तीसरा आपका है बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषद। परिषद की स्थायी समिति क्या क्या है? तो यह 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा हेतु स्थापित की गई थी। समिति के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री मतलब अध्यक्ष हैं, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 9 मुख्यमंत्री हैं। इसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 1991 में गठित भारत सरकार का एक सचिव इसी अंतर्राज्यीय सचिवालय का प्रमुख होता है। इसके बाद आपका आता है अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। आर्टिकल 301 में है व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाधा होगा। आर्टिकल 302 में संसद सार्वजनिक हित में उपरोक्त स्वतंत्रता पर निबंध लगा सकती है, जो लोकहित में अपेक्षित हो। संसद भारत के किसी विभाग में वस्तुओं की कमी के मामले को छोड़कर राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है या कर सकती है। आर्टिकल 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्तियों पर निर्भर है। ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति को या की पूर्व मंजूरी आवश्यक है और राज्य विधायिका राज्यों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 304 में किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आयातित उन वस्तुओं पर टैक्स लगा सकती है जिनका उस पर संबंधित राज्य में उत्पादन होता है। इसके बाद आपका आता है 305 में आर्टिकल स्वतंत्रता राष्ट्रीय कानूनों के अधीन है। वे कानून जो राज्य या राज्यों के पक्ष में एकाधिकार हेतु है। इस तरह के कानून नागरिकों या अन्य को पूरी तरह से या अवशिष्ट या आंशिक रूप से ऐसे व्यापार को करने से बाहर कर सकते हैं। सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं अनुच्छेद 261। पूरे देश में केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक कार्रवाइयों को पूर्ण विश्वास और साख प्रदान की गई है। संसद द्वारा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्रवाई तथा उनके प्रभाव का निर्धारण कानून बना किया जाएगा। भारत के किसी भी हिस्से में सिविल दीवानी अदालतों के अंतिम निर्णय और आदेश प्रभावी होंगे। यह नियम सिविल निर्णयों पर लागू होता है, न कि आपराधिक फौजदारी निर्णयों पर। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक है, न कि संवैधानिक। ये क्षेत्रीय परिषदें निकाय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई है। क्षेत्रीय परिषदें केवल चयनात्मक तथा परामर्शदात्री यात्री निकाय है, इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। क्षेत्रीय परिषद को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य में केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र के सभी केंद्र शासित राज्य के प्रशासक होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में इनका गठन क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत किया गया है। सदस्य में जैसे सभी उत्तर पूर्वी राज्य हैं। संरचना पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय। सदस्य इसके हैं सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य हैं। सिक्किम को 2002 में पूर्वोत्तर परिषद के 8वें सदस्य के रूप में भी जोड़ा गया था। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर आपातकालीन प्रावधान। इसमें क्या है तो संविधान के भाग 18 में है आपातकाल, भाग 18 में आर्टिकल जो है आपका 352 से लेके 360 के बीच में है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल स्थितियों की परिकल्पना की गई है। आपातकाल बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित करता है। आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपातकाल प्रावधान देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में क्या है तो राष्ट्रपति शासन। और 360 आर्टिकल में है तो वित्तीय आपातकाल। और 352 में क्या है तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल राष्ट्रपति शासन कहलाता है। 360 में भारत के वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण आपातकाल 360 है। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 352 में बाह्य आपातकाल जैसे युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है। आंतरिक आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। इसके बाद आपका आता है एक साइड आपका विशेषताएं रहेंगे, विवरण 38वें संविधान संशोधन 42वें 44वें में। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है 352 राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है यदि संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भाग का सुरक्षित को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो अथवा वह इन घटनाओं से पूर्व भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह समझे कि इनका सामान्य खतरा संपन्न हो गया है। 38वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति उपयुक्त आधारों पर विभिन्न उद्घोषणा भी जारी कर सकता है, चाहे उसने राष्ट्रीय आपातकाल से पहले कोई उद्घोषणा जारी की हो या अथवा नहीं। 42वें संविधान संशोधन में इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को देश के किसी विशेष भाग में या संपूर्ण देश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 44वें में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया है। वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार आपातकाल अब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने या इस
प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति होने पर नहीं। इसके बाद आपका आता है मंत्रिमंडल की भूमिका में। वास्तविक संविधान में कैबिनेट की भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है 352 में, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। 44वें में वर्तमान में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं, पहले केवल सहमति पर आधारित है। इसके बाद आपका आता है न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित न्यायिक को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाता है 38वें संविधान संशोधन में। 44वें संशोधन द्वारा इस आपातकालीन घोषणा को न्याय योग्य बना दिया गया है, अर्थात इस घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद आपका आता है संसदीय अनुमोदन। दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। मूल संविधान में यह 2 महीने का था। नोट में जैसे अनुच्छेद 356 और 360 के लिए 2 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन के पश्चात आपातकाल के 6 महीने तक जारी रहता है और दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के लिए दी गई समय सीमा 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया गया है कि संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन में। इसका समय अवधि क्या है? तो वास्तविक संविधान में एक बार अनुमोदन के पश्चात आपातकाल मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता है। वर्तमान में आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसके लिए प्रत्येक 6 महीने में संसद का अनुमोदन आवश्यक है कि संशोधन 44वें संविधान संशोधन में। अनुमोदन के लिए बहुमत प्रकार क्या है? तो मूल संविधान में अनुमोदन के लिए सामान्य बहुमत आवश्यक है और वर्तमान में अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। आपातकाल की समाप्ति के लिए बहुमत के प्रकार क्या है? कौन संशोधन में 44वें संविधान संशोधन क्या है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुसार यदि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 1/10 अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चला रहा हो तो लिखित रूप से नोटिस कितने दिन के लिए? 14 दिन के अंदर घोषणा करके जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाई जा सकती है। उद्घोषणा के अस्वीकार करने का प्रस्ताव अथवा उद्घोषणा को जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव 2 प्रकार के भिन्न हैं। पहला है प्रथम केवल लोकसभा से पारित होना आवश्यक है, जबकि द्वितीय को संसद को दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। दूसरा है प्रथम को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि द्वितीय को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय तक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसे उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यक नहीं होता है। केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव क्या है? कार्यपालिका राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिकाएं शक्तियों का विस्तार किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने तक विस्तारित हो जाते हैं, यदि वह आवश्यक समझता है। सामान्य समय में केंद्र राज्य को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है। अंततः राज्य सरकारें केंद्र के पूरे नियंत्रण में होती है, हालांकि उन्हें निलंबन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है कार्यपालिका के बाद विधायिका। विधायिका में राष्ट्रीय आपातकाल के समय को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि राज्य की विधायिका को निलंबित नहीं किया जाता है, यह संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव है, अतः संविधान संघीय स्थान पर एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा राज्य के विषय पर बनाए गए कानून
आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। यदि संसद सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति राज्यसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन उपरोक्त विधायी और कार्यकारी कार्यों का विस्तार न केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य में बल्कि किसी अन्य राज्य में भी लागू किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच करों या संवैधानिक वितरण को संशोधित, कम या समाप्त कर सकता है। इस प्रकार संशोधन उस वित्त विषय वर्ष की समाप्ति तक जारी कर रहते हैं जिस वर्ष में आपातकाल समाप्ति होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों की सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। लोकसभा पर प्रभाव क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह से अधिक समय लागू नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका आता है राज्य विधान पर प्रभाव। केवल संसद विधानसभा के कार्यकाल को विस्तारित कर सकती है। प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए कितने समय भी तक अर्थात विस्तार की अवधि संसद के समान ही होता है। इसके बाद आपका आता है मौलिक अधिकार का प्रभाव। अनुच्छेद 368, 358 और 359 इन प्रभाव से संबंधित क्या क्या है? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर आर्टिकल 258 और 259 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। एक साइड आपका है आर्टिकल 358, एक साइड 359। आर्टिकल 19 में द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है और इनके निलंबन के लिए अलग से अलग किसी आदेश की आवश्यक नहीं होती है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को हटाने के लिए कानून बना सकती है। इस प्रकार के कानूनों को आपातकाल के दौरान और आपातकाल के बाद भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन और इसी अवधि के राष्ट्रपति द्वारा इसके आदेश में वर्णित किया जाता है। आपातकाल की समाप्ति पश्चात आर्टिकल 19 तथा पुनर्जीवित हो जाता है और आपातकाल के पश्चात अनुच्छेद 19 विपरीत बना कोई भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 359 यह राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन और इसकी अवधि को राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश में वर्णित किया जाता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन या तो आपातकाल अवधि के लिए या अल्प समयावधि के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सभी आदेशों को मंजूरी हेतु दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आपका आता है 44वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाले 6 मूल अधिकारों को केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं, केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि अन्य न्याय विधियों को नहीं है। आर्टिकल 358 केवल बाह्य आपातकाल के दौरान लागू होता है, न कि
आंतरिक आपातकाल के दौरान। आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संपूर्ण आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है। यह पूरे देश में विस्तारित होता है। इसके बाद है आपका 44वां संशोधन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के आधार का निलंबित नहीं कर सकता है। केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई है, अन्य विधियों को नहीं है। आर्टिकल 359 बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल दोनों के दौरान लागू होता है। अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों का निलंबन और इसकी समय अवधि को राष्ट्रपति द्वारा इनके आदेश में वर्णित किया जाता है। इनका विस्तार या तो पूरे देश में या इसके किसी विशेष भाग में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसदीय अनुमोदन इस मुद्दे पर दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है। अनुच्छेद 352 के मामले में ही 1 माह तक। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में समानताएं क्या क्या है। दोनों केवल आपातकाल से संबंधित विधियों को न्यायालय में चुनौती देने से सुरक्षा प्रदान करते हैं, अन्य विधियों को नहीं। केवल दोनों के द्वारा सुरक्षित या संरक्षित कानून के अंतर्गत ही कोई कार्य कदम उठाए जा सकते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 बार हो चुकी है। पहला 1962 में चीन आक्रमण, दूसरा था 1971 में पाकिस्तान युद्ध और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। 1975 के आपातकाल की जांच हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था और इसने बताया कि आपातकाल की उद्घोषणा न्यायसंगत नहीं था या थी। इसके बाद आता है आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 355, 356 और 365। अब 355 में क्या है तो बाह्य आक्रमण की आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना केंद्र का कर्तव्य है। उद्घोषणा के आधार पर आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को इस संबंध में घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती है, तो वह आपातकाल लागू कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्य प्रकार से भी आपातकाल पर प्रतिक्रिया कर सकता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 365। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में असफल होता है तो राष्ट्रपति के लिए शासन लगाने हेतु विधि संगत कानून आधार पर होगा। उसके बाद आपका आता है 44वां संशोधन में 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन को एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि लिखित स्थितियां पूरी हो। यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। दूसरा है यदि चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि कठिन परिस्थितियों के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा में 38वां संशोधन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संतुष्ट करके इसे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित किया जाएगा। 44वां संशोधन इसके द्वारा उपरोक्त प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में ऐसे उद्घोषणा की समीक्षा की जा सकती है। लागू किया गया था कब? पहली बार राष्ट्रपति शासन वर्ष 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार मणिपुर 10 बार में, इसके बाद उत्तर प्रदेश 9 बार लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या है? तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित
असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति सभी आवश्यक कदमों को उठा सकता है जिनमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का निलंबन करना शामिल है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है और राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव को संसद पारित करती है। राज्य प्रशासन का राष्ट्रपति के नाम पर संचालन मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संसद या राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभाव में रहेंगे। राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, शक्तियां और कार्य राष्ट्रपति शासन के दौरान भी उसी प्रकार से प्रभावी रहेंगे जैसा कि सामान्य स्थिति में रहते हैं। एस.आर. मुंबई मामला 1994 उच्चतम न्यायालय के निर्देश में मतलब सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है। राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालय संसाधनों की सत्यता और पर्याप्तता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु देख सकता है कि यह तार्किक है अथवा नहीं। आगे आपका यदि राज्य सरकार सांप्रदायिक नीतियों को आगे बढ़ाती है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य पर कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति शासन को उपयुक्त तरीके से लागू किया गया है, जैसे त्रिशंकु विधानसभा जब किसी भी दल के पास बहुमत न हो की स्थिति में, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं की जांच किए बिना ही राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश करे, जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो, तब क्या होता है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति न दे और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दे। ठीक है। जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और अन्य किसी भी दल के पास बहुमत न हो, यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक दिशा निर्देशों को मानने से इनकार कर दे, राज्य में कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गए हैं। जब सरकार संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य करे और एक उग्र विद्रोह का निर्माण करे, आंतरिक अशांति जिससे कोई आंतरिक उच्छेदन अथवा भौतिक विघटन हो, यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा असंवैधानिक और अवैध होती है तो न्यायालय राज्य विधानसभा को पुनः स्थापित कर सकता है। उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग मामले में सरकारी आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 न्यूनतम या अधिकतम रूप से 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र के अधिनियम, जिसे राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम कहा जाता है, इसे ढांचे के समान है। उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख या इसकी सीमा कोई भी भाग खतरे में हो या न्यायिक समीक्षा 38वें संशोधन में वित्तीय आपातकाल की घोषणा में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई है। 44वें संशोधन द्वारा 38वें संशोधन के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों को समाप्त कर इसे न्यायिक समीक्षा का विषय बनाया गया है। संसदीय अनुमोदन और समयावधि इसके लागू होने की तिथि
से 2 माह के भीतर दोनों सदनों में स्वीकृति आवश्यक है। आर्टिकल 352 के मामले में 1 महीने का समय होता है। वित्तीय आपातकाल को एक बार की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है, जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। अनुमोदन के लिए बहुमत के प्रकार: सामान्य बहुमत समाप्ति: राष्ट्रपति द्वारा समाप्ति की जा सकती है। संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। यद्यपि वर्ष 1991 में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के यहाँ तक केंद्र के अधिकारी कार्यकारी शक्तियां का विस्तार हो जाता है। केंद्र किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करने के लिए निर्देशित कर सकता है। अन्य निर्देश को जारी की गई आवश्यकता यदि राष्ट्रपति समझे तो इसे जारी कर सकता है। राज्य या संघ की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती हुई राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के पश्चात सभी धन विधेयकों अथवा अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना है। तीनों प्रकार के आपातकाल के मध्य आधारभूत विभिन्नता क्या है? तो आर्टिकल 352 में अनुमोदन था 1 माह के भीतर, और बहुमत विशेष था। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा संसदीय स्वीकृति आवश्यक नहीं था। समयावधि अनिश्चित काल था इसमें। और 356 में 2 माह के भीतर अनुमोदन था। बहुमत साधारण था इसका। और समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। और समयावधि कितना था? अधिकतम 3 वर्ष। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 360। इसकी अनुमोदन जो था 2 माह के भीतर था। बहुमत साधारण था। समाप्ति इसका था राष्ट्रपति द्वारा संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। और समयावधि अनिश्चित काल, मतलब बार बार स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद आपका आता है अगला चैप्टर, राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसके बीच में तुलना करने के लिए दिया है। एक साइड आपका राष्ट्रपति रहेगा और राज्यपाल। इसमें जो राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की संविधान सभा ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक तथा अनुमोदन 148 से लेकर 151 में केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान हैं। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, अटॉर्नी जनरल तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सम्मिलित होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई है। प्रख्यापित मतलब जारी करना या लागू करना किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक वर्णित है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति दी गई है। किसको? राज्यपाल को। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को भारत के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव के कारण राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती है। निर्वाचन मंडल के सदस्य
आर्टिकल 54 संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के न तो निर्वाचित और न ही मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा है। केंद्रीय या केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य 70वां संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान के निर्वाचन की प्रक्रिया को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। चुनाव में मतदान गुप्त होता है। तीसरा, राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा के बराबर वैध मतों की संख्या बटे रिक्तियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने के साथ साथ सभी राज्यों और संघ के बीच समानता प्रदान करने के लिए मत का मूल्य निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाता है। इसमें जो आपका है विधायक के मत का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या है, उसके बाद नीचे निर्वाचन सदस्यों की संख्या है गुणे 1/1000 का अप्लाई कर दीजिए, तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक के मत मूल्यों का कुल योग आ जाएगा। इसमें जो संसद के मत है तो यही है सभी राज्यों के निर्वाचित विधायक के मत मूल्यों के कुल योग बटे संसद के निर्वाचित सदस्य। अनिश्चित मतों का भाग में जिसे कुल अवैध मत +1 बटे 1 + 1 बटे 2 बराबर +1 कर देंगे तो आ जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट होता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं बल्कि महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यदि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आपका आता है एक साइड आपका मापदंड राष्ट्रपति और राज्यपाल। नियुक्ति है भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा। असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसकी नियुक्ति होती है। राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। इसके बाद आपका आता है अर्हताएं क्या है, तो वह भारत का नागरिक हो, प्राकृतिक या पंजीकृत वर्ष 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो राष्ट्रपति बनने के लिए, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार की कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यही जो आपका उपराज्यपाल होते हैं वहाँ 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। बैंक में 15,000 जमा राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। वह भारत का नागरिक हो, राज्यपाल में प्राकृतिक या उम्मीदवार भारतीय पंजीकृत है, वर्ष 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
दो अन्य परंपराएं भी जुड़ी गई है। उसे बाहरी होना चाहिए, अर्थात वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया है। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामले में उल्लंघन किया गया है। शपथ या प्रतिज्ञा के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। वहीं राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद आपका आता है शर्तें। उसे संसद के किसी भी सदन अथवा विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह पद ग्रहण करने से पूर्व कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे एक आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राज्यपाल में उसे संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से अपना त्यागपत्र देना होगा। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिना किसी किराए के राजभवन का उपलब्ध होगा। अपने कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकार और भत्तों के लिए अधिकृत होंगे। नोट में है, यदि कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होता है तो उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से दोनों राज्यपाल मिलकर प्रदान करेंगे। इसके बाद आता है कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले तो राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद बना रह सकता है। वह कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। वहीं राज्यपाल का कार्यकाल जो उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में यह राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। जब चाहेगा राष्ट्रपति इनको निष्कासित कर सकता है। राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के पश्चातापन्न का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यकाल की निश्चितता है। वह राष्ट्रपति को संबंधित करके त्यागपत्र दे सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। इसके आपका होता है मापदंड। महाभियोग। राष्ट्रपति में महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर लगाया जाता है, जिससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके। लेकिन संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया जा गया है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों जिस सदन ने आरोप लगाया है के हस्ताक्षर होनी चाहिए और राष्ट्रपति का 14 दिन का एक नोटिस होना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव एक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा।
इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग लेंगे और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन या निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। इसके बाद आता है रिक्तियां। राष्ट्रपति का पद जो है निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है: 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, उसके महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर और उसकी मृत्यु पर। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के अर्ह न हो तो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित न होने पर, यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना है, तो उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। इस स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्य या कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इसके बाद आता है आपका वीटो शक्ति। आत्यंतिक वीटो मतलब इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। विशेष वीटो क्या होता है? तो विशेष बहुमत के साथ विधायिका द्वारा विधेयक को निरस्त किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनः विचार हेतु देता है, तो राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद आपका है पॉकेट वीटो। इस वीटो में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता है, न अस्वीकृति करता है और न ही लौटाता है, परंतु अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित या लंबित कर देता है। राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों को अनिवार्य सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत संसदीय कानून वीटो है। और संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति देता है तो उसके लिए 3 विकल्प होते हैं। पहला आपका है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा दूसरा है विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा आपका है वह विधेयक यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी।
उसके बाद आपका है आर्टिकल 201 के तहत राज्य के कानून पर वीटो। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले निर्णय, जैसे राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन कर के पुनः विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब आता है आपका राज्यपाल। आर्टिकल 200 के तहत राज्य के कानून और वीटो। राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति देता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा दूसरा है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। इसके बाद आपका आता है क्षमादान करने की शक्ति। एक साइड आपका राष्ट्रपति है, दूसरी साइड आपका है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामले में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। वहीं राज्यपाल जो होते हैं संविधान के आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल भी क्षमादान की शक्तियां रखता है। वह राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि कम कर सकता है, परंतु निम्नलिखित दो परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल को नहीं। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। इसके बाद क्षमा के प्रकार कौन कौन से हैं। पूर्णतः क्षमा, इसको माफ कर देना कहते हैं। लघुकरण को क्या कहते हैं, तो सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना है। परिहार जो है आपका सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष को कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास में बदल देना। विराम क्या है, तो विशेष परिस्थितियों के कारण सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। प्रविलंबन क्या है, तो किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना। यह न्यायपालिका से स्वतंत्र कार्यपालिका की शक्ति है। राष्ट्रपति राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय विधानमंडल के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, सिवाय तब जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावनापूर्ण अथवा विवेदा या भेदभावपूर्ण हो। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रपति राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या क्या है। एक साइड आपका राष्ट्रपति है, दूसरी साइड आपका है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और वहीं दूसरा है इधर राज्यपाल में संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि संसद द्वारा पारित कानून का। इधर राज्यपाल में जो है अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए। अध्यादेश की प्रकृति अल्पकालीन होती है। अध्यादेश की प्रकृति अल्पकालीन होती है, इसमें भी
अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र चल रहा हो, और राज्यपाल में अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र या मंडल सत्र न चल रहा हो। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो तो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य हो जाता है। वही राज्यपाल में जब विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तो अध्यादेश अमान्य हो जाता है। इसके बाद आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की शक्ति के समानांतर नहीं है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका की शक्ति के समानांतर नहीं है। 44वें संविधान संशोधन में यह उपबंध किया गया है कि अध्यादेश को न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वो राज्यपाल में नहीं है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन पर विधानमंडल कानून बना सकता है। संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों ने अध्यादेश पारित कर दिया तो वह कानून बन जाता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यह संसद की बैठक के 6 सप्ताह के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाता है। और वहीं आपको विधानमंडल सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश विधानमंडल की पुनः बैठक होने पर उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधानमंडल अध्यादेश पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है। यदि इस पर विधानमंडल कोई कार्रवाई न करे तो 6 सप्ताह के पश्चात यह स्वतः समाप्त हो जाता है। 10वां, राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल भी किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी करता है अथवा वापस लेता है। राज्यपाल किसी अध्यादेश को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी करता है व वापस लेता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश को आवश्यकता नहीं है। राज्य 3 मामलों पर अध्यादेश जारी करने की निर्देश राष्ट्रपति से ले सकता है। पहला है राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। दूसरा है यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आवश्यक माने। तीसरा है यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। इसके बाद आपका आता है विवेकाधिकार मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना। निम्नलिखित स्थितियों में परिस्थितियों विवेकाधिकार लोकसभा राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तथा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो वह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह लोकसभा राज्य विधानसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। वह लोकसभा राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामलों में है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, पड़ोसी केंद्रशासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6वीं अनुसूची में शामिल राज्य के राज्यपाल द्वारा खाड़ी या खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजाति जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल
मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है। अतिरिक्त विवेकाधिकार में राज्यपाल महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। इसके बाद आपका आता है, एक साइड आपका है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और दूसरी साइड आपका है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। इस आर्टिकल नंबर 112 में। और वहीं राज्यपाल की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल के समक्ष रखता है, आर्टिकल 202 में। इसके बाद आपका राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल में 117 में है। राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, किस आर्टिकल 267 में। वहीं राज्यपाल ग्राम पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। वहीं केंद्र राज्य के मध्य करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है दोस्तों अगला चैप्टर उप राष्ट्रपति। अब ये वीडियो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी आपका सुझाव कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक